अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम। वीडियो है जी लकी बीच डांस धुरंधर और वही आज ये रौनक भाई के साथ जो है वो पॉडकास्ट है और उसका दूसरा हिस्सा है। अभी वो देखते हैं और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मेरे शक्ल पल्स हो गया लेट्स स्टार्ट। को कौन मैनेज करता है कि पूरे वर्ल्ड में और पूरे वर्ल्ड की मीडिया में कौन सा नैरेटिव जाना है, इसको मेजरली कौन मैनेज करता है? कोई एजेंसी मैनेज करती है, किसी देश की एजेंसी मैनेज करती है कि भाई यही न्यूज़ चलनी है, या ये नैरेटिव चलना है कि भाई ईरान जीत रहा है? क्योंकि पहले जब आया तो जो आपने बोला कि लोगों को क्या नोशन था कि 24 घंटे में वॉर खत्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उनके टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। तो इसराइल जीत रहा है, अमेरिका जीत रहा है, ये शुरू में आया 1-2-4 दिन, फिर उसके बाद सडनली बंद हो गया कि नहीं ईरान जीत रहा है, ईरान ने तो नाक में दम कर रखा है। तो ये यही रियलिटी है या ये मैनेज की जाती है ये नैरेटिव? सर देखो, दुनिया के अंदर दो ही तरह के लोग हैं सर। हाँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। एक वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में कोई सीमाएं नहीं लगती। बात समझ रहे हैं? एक आप और हम जैसे लोग हैं। तीसरी कैटेगरी दुनिया में है ही नहीं। ये जात धर्म को छोड़ दो पल भर के लिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो वर्ल्ड समझ में आ जाएगा आपको पूरा। एक वो लोग हैं जिनके लिए कोई भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, अमेरिका कुछ नहीं है। उनके लिए पूरी दुनिया एक ही है। पूरी दुनिया कैसे चलेगी उनके हिसाब से चलेगी। कौन है ये लोग? मेरी बात, दुनिया के पावरफुल लोग जो पूरी दुनिया को मैनेज करते हैं। हाँ, और एक आप और हम हो गए जिनके लिए बॉर्डर्स लगते हैं सर, कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है, जो पूरी दुनिया को मैनेज करते हैं कि कैसे वॉर होना है, दुनिया की मीडिया कैसे चलनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, आज आप सोशल मीडिया उठाकर देख लो, आधे लोग ईरान के गुणगान गा रहे होंगे, कई तो 3D में वो चल रहे होंगे, क्या बोलते हैं, कार्टून चल रहे होंगे। क्या इतना पैसा कौन दे रहा है किसी को? आप एक पल के लिए, क्या मेरे पास तो टाइम नहीं है सर, मेरे को तो अपनी पोस्ट डालने के लिए भी टाइम नहीं हो पाता यार, कैप्शन क्या लिखा उसमें भी टाइम नहीं है। तो एक कुछ दुनिया के एक पूरी की पूरी लॉबी लगी हुई है कि ईरान जीत रहा है, अमेरिका को ऐसा टारगेट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप का एक कार्टून बना दिया, व्लादिमीर पुतिन का एक कार्टून बना दिया, तो अरबों की फंडिंग है इसके लिए। मतलब दुनिया का एक वॉर ग्राउंड के ऊपर चल रहा है। इससे खतरनाक वॉर है साइकोलॉजिकल वॉर। साइकोलॉजिकल वॉर दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर है। सब इस साइकोलॉजिकल वॉर के अंदर क्या होता है कि आज आप मुझे ये बताओ सर, क्या हिंदुस्तान इस वॉर में है? मतलब अफेक्टेड है? नहीं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? नहीं, वॉर में है सर कुछ लोग। अच्छा। कैसे हैं? आप ये देखो, दुकान में खड़े हो जाओ, हाँ। आज नॉर्मल पब्लिक के दुकान में खड़े हो जाओ, आप ईरान के अगेंस्ट कुछ बोल दो, आपको कुछ मारने आ जाएंगे। कुछ अमेरिका के अगेंस्ट, ना तो अमेरिका हमें खाना दे रहा, ना ईरान हमें खाना दे रहा ठीक है, है। लेकिन आप इस साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बन चुके हो। उस हिसाब से समझ गए सर? करेक्ट। क्यों हम इस वॉर में नहीं है, लेकिन आधे लोग ईरान के साथ हो गए, आधे लोग किसके साथ हो गए? अमेरिका के साथ हो गए। यानी कि आप बैठे जरूर इधर हो, लेकिन आपका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है। सही बात है। ये भी इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉर। क्या होता है दुनिया के अंदर, जो आपने अभी बोला मैनेज, कैसे मीडिया को मैनेज किया जाता है, इस पर भी मैं कोरोना के ऊपर भी आऊंगा। शायद आप या दुनिया लोग रिसर्च कर दें कि जब भी कोरोना होने वाला था, दुनिया की सारी मीडिया को एक जगह बुलाया गया था और पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया था कि क्या लिखना है। शायद जो भी मीडिया वाले इसमें देख रहे होंगे, दुनिया के बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन, उनको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। आप समझ रहे हैं सर कि दुनिया की मीडिया को बुलाया गया था, दुनिया वर्ल्ड के मीडिया को, कि दुनिया में क्या न्यूज़ चलानी है। किसने बुलाया था? दुनिया में कोई ना कोई है जिसने पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया, और किस जगह पर बुलाया तो वो भी लोगों को पता होगा। जो नेशनल टेलीविजन की बात कर रहा हूं मैं, लोकल नहीं सर। तो अभी बताइए नहीं, आप बता सकते हैं? कि दुनिया, मतलब कोरोना कहां से आया है सर? चाइना से बोलते हैं? नहीं सर, चाइना का ब्लेम किया गया। कोरोना को बनाने वाला ही यूएस था सर। ओके। कोरोना को आज भी आप, कोरोना को बनाने वाला यूएस था। यूएस, बट वुहान वायरस बोलते हैं, वुहान के लैब में बना दो। आया चाइना से था, बनाने वाला यूएस था। यूएस, आप अगर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा स्टेटमेंट देखो तो जब ये कोरोना आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बोला उस टाइम कि भाई ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, चीजें नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कोरोना वायरस कुछ नहीं है, चीजें नहीं है, ये नॉर्मली सही हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के मीम बनाए गए, डोनाल्ड ट्रंप की वही बातें दुनिया को दिखाई गई जिससे लोग हंसते हैं। मेरी बात समझे? काट काट के दिखाई गई डोनाल्ड ट्रंप की बातें। दूसरा क्या है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर आया। फार्मा इंडस्ट्री, अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल में से एक है सर। जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैक्सीन को अप्रूव किया। अगर आज आप जो क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है, इनके बारे में डिटेल लगाना कहीं ना कहीं ये भी उस टाइम थी। आज दुनिया बोलती है कि यार इस कोरोना से बच्चों को अटैक पड़ा, बूढ़ों को अटैक किया, शायद किसी देश ने तो मुआवजा भी रख दिया, शायद मुझे नहीं मालूम कि जो भी वैक्सीन के बाद जो मरे। लेकिन इफेक्ट तो उस टाइम भी चल रहे थे, लेकिन दुनिया को उस टाइम क्यों नहीं बताया गया सर?
क्यों अमेरिका के पावरफुल लोगों ने इस पूरी दुनिया की मीडिया को ये बोला कि सिर्फ जो एक ही नैरेटिव सेट रहेगा पूरी दुनिया में, मेरी बात समझ रहे हैं, कि एक ही तरह की न्यूज पूरी दुनिया के अंदर दिखाया जाएगा। तो सेम मैं आज भी वही आपको बता रहा हूं कि वॉर, एक तरफ वॉर ग्राउंड पर चलती है, दूसरी तरफ क्या होता है, जब भी वॉर चलता है तो एक साइकोलॉजिकल वॉर होता है जो हर देश क्या करता है, अपनी तरफ से एक नैरेटिव सेट करता है। इसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी मीडिया खरीदी जाती है, बड़ी बड़ी। एक क्वेश्चन सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई भी मीडिया चैनल है आज के टाइम में, दुनिया की कोई भी मीडिया चैनल, सर मीडिया चैनल आपको क्या लगता है कि व्यूज से पैसा कमा रहे होंगे सर? नहीं, कहीं ना सर व्यूज से पैसा कमा, इतनी बड़ी दुनिया की इतनी बड़ी मीडिया चैनल व्यूज से तो पैसा नहीं कमा रहे होंगे, तो पैसा कहां से कमा रहे हैं सर? कोई ना कोई तो एड्स दे रहा होगा यार। एड आपको और हमारे को क्यों नहीं दे रहा, उन्हीं को क्यों दे रहा है? क्यों सर? शायद मैं ये कह रहा हूं कि आपके व्यूज किसी मीडिया चैनल से 100 गुने ज्यादा होंगे, ठीक है सर, लेकिन आप मीडिया चैनल देख लो तो एक नैरेटिव सेट करना वॉर का, आपने तो गरीब बोल दिया एक तरीके से। तो मीडिया चैनल देख लो और आपको देख लो तो सही मैं, अरे आप उठा के देख लो ना। आज एक काम करना भाई, किसी बिना भी उठाए भी देखोगे तो आप गरीब ही रहेंगे। किसी भी मीडिया चैनल का आप उठा के देख लो, सुबह 12 घंटे की न्यूज देख लो, कितने लोगों ने देखा चीज है। दूसरा क्या है सर कि कभी भी एक मैं छोटा सा आपको साइकोलॉजिकल वॉर बताऊंगा। अमेरिका हमेशा ये दिखाएगा कि अमेरिका वॉर जीत रहा है। ये क्यों? ईरान ये दिखाएगा ईरान वॉर जीत रहा है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? दुनिया में आप हारने वाले के साथ खड़े होंगे? नहीं। चलो मुझे ये बताओ, दो आदमी युद्ध लड़ रहे हो, ये दुनिया का दस्तूर है सर। आदमी हारने वाले के साथ कभी खड़ा नहीं होता। कभी भी कोई नेता भी जीत रहा हो ना तो लोग कहते हैं साला आप तो जीत ही रहा है, कहीं हमारे से बुराई ना ले ले, उसी नेता की साइड चले जाते हैं। तो दुनिया का वॉर का ये माइंडसेट दिखाया जाता है कि वो वॉर जीत रहा है हमेशा, ताकि दुनिया उसके सपोर्ट में आए। हारने वाले के सपोर्ट में कभी नहीं आता। दूसरा क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, मतलब भ्रम फैलाया जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन आएगी ही नहीं आप। और इसके बाद एक अगला इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको सही और गलत में फायदा ही नहीं होगा। मतलब आप एक ही इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, लेकिन एक ही इन्फॉर्मेशन के 1000 तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसका नाम रोहित है, नहीं इसका नाम अजय है, इसका नाम रमन है, और आप कहोगे क्या? आप सही इन्फॉर्मेशन को पता ही नहीं लगा पाओगे। ये भी वॉर का हिस्सा है। और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता ही नहीं है सही, आप ही उसको शेयर करते हो। हमारे पास कोई भी एक चीज आ जाता है, सही बात है, तो हम कहते हैं अरे ये सही, हम ही उसको शेयर करते हैं। ये सब वॉर का हिस्सा है सर। इसके लिए अरबों की फंडिंग होती है। कौन करता है? जो वॉर लड़ रहा है, जिनको बेनिफिट्स है, जो चाह रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े आर्म्स डीलर दुनिया में जो पूरे का पूरा आर्म्स बेच रहे हैं, वो फंडिंग करते हैं। मेनली अमेरिका, ब्रिटेन, जरूरी नहीं अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी, ठीक है सर। अच्छा एक बार बताओ मुझे, आप कभी दुनिया ब्रिटेन का नाम ही नहीं लेती, MI6 का नाम ही नहीं लेती, ऐसा क्यों सर? जिन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया वो अंग्रेज इतने शांत हो गए सर? मतलब अमेरिका, MI6 का नाम ही नहीं आता। लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये 1945 से 200 साल पहले सब MI6 चलो बाद में राइज हुआ, शायद 1909 के अंदर या 13 में बना, उससे पहले तो तब भी अंग्रेजी थे ना सर। आज भी MI6 है, लेकिन MI6 हमसे बैकफुट के अंदर क्यों? अभी ईरान ने डिस्क्लोज किया ना सर, ईरान ने डिस्क्लोज किया कि साइप्रस से जॉइंट ऑपरेशन कर रही है CIA और ये अपने MI6 दोनों जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे साइप्रस से। साइप्रस पर उसने मिसाइल अटैक किया। अब MI6 तो इस ऑपरेशन का हिस्सा ही नहीं है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कि भाई मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको हमसे मदद की जरूरत नहीं है। अगर आपको मदद की जरूरत नहीं है तो आपकी MI6 क्यों ऑपरेशन कर रही है भाई साइप्रस से? आप दुनिया को क्यों गुमराह कर रहे हो? एक तरफ फ्रांस बोलता है कि हम इस युद्ध में मदद नहीं करेंगे, तो क्यों अपने आप वॉरशिप भेज रहे हो? सिर्फ दुनिया को गुमराह, क्योंकि उस वॉरशिप की कोई इमेज नहीं आ रही, चीजें नहीं आ रही। तो दुनिया को सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जाता है सर। ट्रंप ने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि वो वॉरशिप नहीं भेज रहा है मैक्रॉन। अच्छा। और उसने मैक्रॉन को पब्लिकली ह्यूमिलेट भी किया कि भाई उसकी वाइफ से वो बहुत परेशान है और उसके जबड़े में दर्द है। तो मतलब उसने बोला। तो ये एक हेड ऑफ स्टेट, अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसा एक पर्सनल रिमार्क अगर करे, बनाया जाता है, ये सिर्फ दिखाया जाता है। नहीं, बट वो बोल रहा है मैक्रॉन को, क्यों बोल रहा है वो कि भाई वो तेरे को पत्नी मारती है तेरी? उसने सर फ्रांस के राष्ट्रपति को अमेरिका का राष्ट्रपति बोले तेरी पत्नी तेरे को मारती है। देखो सर एक चीज मेरे को बताओ, होता क्या है कि आप कभी भी, मैं आपको सिंपल तरीके से एक चीज बताता हूँ सर, ध्यान से। हम लोग पिक्चर क्यों बोला उसने, मैं उस साइकी समझ, हम एक पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, हमने किसी भी एक हीरो को देख लिया, हमने एक हीरो को किसमें देख लिया? एक्शन रूप में हम पक गए उसको एक्शन रूप में देखकर। ठीक है, देख गए, मुझे नहीं देखना भाई इस हीरो को एक्शन रूप में, मैं पक गया। जब भी देखता उसको एक्शन ही देखता हूँ। वो हीरो एकदम से कॉमेडी में आ जाता है और हम कहते हैं यार थोड़ा सा अच्छा कॉमेडी को। आप डोनाल्ड ट्रंप को एक ही रूप में देखेंगे, एक ही रूप में आप भी देखना बंद कर देंगे। आदमी को दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की ओर खींचना है, चीजें लेके आना है, आपके माइंड को उस चीज से नहीं हटने देना सर। मेरी बात समझ लो, आप देखो
पहले एक चीज बोलेंगे कि भाई, एक चीज बोलेंगे पहले एक एग्जांपल के लिए, कि एक उदाहरण के लिए कि यार एविस्टीन फाइल में जो अपना एविस्टीन था, इसने आत्महत्या करी, पूरी दुनिया आत्महत्या, लेकिन उसको नई चीज कैसे दे दो? एक डॉक्टर आती है और पीएम रिपोर्ट बोलती है, वही कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले की न्यूज आप देखना, बोली नहीं एविस्टीन की तो बोला कि जेफरी एविस्टीन की तो आत्महत्या हुई नहीं थी, जब Murder उसके हमने हुआ, मर्डर हुआ था, उसके 6 दिया। अरे मैडम, तुझे 2019 से 2026 लग गए बताने में? नहीं, तू इसलिए बता रही है क्योंकि लोगों का ध्यान एविस्टीन से हटना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि एविस्टीन को लोग, जेफरी एविस्टीन से लोगों ने देख के पक गए कि हटाओ यार जेफरी एविस्टीन, लेकिन मैडम ने एक नया खुलासा कर दिया। क्या यह खुलासा बिना ट्रम्प की परमिशन के हुआ होगा सर? ताकि आप उस मुद्दे से ना हटो, कैसे भी उस मुद्दे पर बने रहो बस। तो एप्स्टीन पे हम लोग आएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रम्प अपने स्पीच में, अपनी रैंडमनेस में वो वैरायटी इसलिए लाते हैं क्योंकि वो रेलेवेंट बने रहे, न्यूज में बस बने रहे, दुनिया उनको और हमने देखते बोल रहे। भी दिया कि बस। भाई उसने मैक्रोन को बोला ऐसा, तो वही वो चाहते हैं कि वो उनको डिस्कस सर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम भी डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर वो नहीं बात करते तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे थे यहाँ पर। नहीं करते हैं। दुनिया के अंदर एक कहावत है ना सर, एक कहावत है कि लाइफ के अंदर सीधा आदमी किसी को नहीं चाहिए। आप दुनिया में सीधे आदमी देख लो सर, जो सीधे लोग हैं उन्हें आदमी की कौन चाहिए? टेढ़े मेढ़े जिनकी लाइफ ऐसी रही हो, उनकी लाइफ सुनने में सबको इंटरेस्ट है। वो सीधे आदमी को हटा देते हैं लोग, सीधे आदमी को हटा देते हैं। सीधी लकड़ी पहले काटी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सर। बढ़िया फर्नीचर बनता है उससे नहीं। वो बात बीच में आती रहेगी कि कोविड से पहले पूरी वर्ल्ड मीडिया को एक जगह बुलाया गया था, तो क्या वो अमेरिका में बुलाया गया था? सर देखो, यूएस और वो नैरेटिव, कोविड के अगेंस्ट जो नैरेटिव है या कोविड से जुड़ा हुआ जो भ्रम फैलाना है, वो क्या अमेरिका ने फैलाया था जिससे उनकी फार्मा इंडस्ट्री को फायदा? साथ में अमेरिका, साथ में MI6 भी। अच्छा, MI6 को आप कभी पीछे मत छोड़ो सर, MI6 को तो लगातार जोड़ो। MI6 हमेशा, और विलन बना चाइना, बिल्कुल चाइना बना। दूसरी चीज क्या सर, कि न्यूज में ये नहीं दिखाना कि किसी को अटैक पड़ रहा है। मेरी बात समझ लो, क्योंकि दुनिया की मीडिया एक ही नैरेटिव में चलेगी। समझ लो, पूरे वर्ल्ड की मीडिया एक ही नैरेटिव के अंदर चलेगी कि हाँ ठीक है, ये वैक्सीन ठीक है, लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राउंड की सच्चाई अगर एक मीडिया दिखाने लग जाएगी, मेरी बात समझ लो, नैरेटिव एक ही होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। इसके लिए दुनिया की मीडिया को बुलाया गया था सर। भयंकर पैसे दिए गए होंगे। अरे सर, आप सोचो यार, किसी को मौत का सौदा, जब दुनिया में हजारों लोग मर रहे हैं, उनके बारे में नहीं दिखाया जा रहा सर, तो पैसे दिए होंगे ना सर। तो फार्मा इंडस्ट्री से कितना पैसा कमाया है सर? ये सब छोड़ दो, शायद मैं तो ये कहता हूं, ये सब छोड़ो कि इस हिंदुस्तान में, हमारे देश में 70% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सैनिटाइजर उसके बाद ही यूज किया सर। उससे पहले किसने सैनिटाइजर देख लिया था यार सर? 70 नहीं, मेरे को तो 99% लोग। अब उसका बिजनेस हुआ सैनिटाइजर का। कितने लोग हैं सर जिन्होंने, मैं कह रहा हूं, उससे पहले तो मास्क ही नहीं देखे सर, कि वही मास्क लगा लेते लोग, उसका मजाक उड़ाते थे। बीमार है क्या? बीमार है क्या? आप समझ रहे हैं आप लोगों का? तो इज द बिजनेस सर, दुनिया में बिजनेस है, बिजनेस चलना चाहिए कैसे भी। तो वॉर हो या बीमारी हो, दोनों बढ़िया धंधा है। दोनों बढ़िया धंधा दुनिया में सर। आज मैंने कहा डर सबसे बड़ा बिजनेस, डर दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है। डर खत्म नहीं होना चाहिए। आज आप हॉस्पिटल चले, अच्छा आप सर मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, हर आदमी सब्जी, आलू बोल दो ना 20 रुपए किलो, और बोले भैया जितना महंगा दे रहे हो आप, 10 रुपए कर दो। सर डॉक्टर के वहां किसी ने, कौन बोलता है सर कर दो करके? सर अपना घर बेच के भी कह देगा सही कर दो। मेरी बात समझो, कि डर है सर, डर खत्म नहीं हो। डर के लिए आप अपना सब कुछ दे दोगे। मेरी बात समझ रहे हो सर? तो दुनिया में सबसे बड़ा धंधा डर है, वो कैसे भी कर लो सर। आपकी एक वीडियो देखी थी हमने, उसमें आपने क्लेम किया था कि दुनिया में जो भी वॉर होती है उसके पीछे ये 4 औरतें हैं, 4 women। जी सर। कौन है वो 4 औरतें? सर देखो, मैंने बोला कि इस पर हम थोड़ा सा इसलिए पीछे की तरफ आएंगे हल्का सा, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हिटलर के मरने के बाद दुनिया में नाजीवाद खत्म हो गया। सबसे पहले सर, लोगों को है क्या नाजीवाद? अब मैं भी बचपन से पढ़ता आया सर, मैंने स्कूल में पढ़ा बचपन में कि नाजीवाद फांसीवाद, लेकिन मैं समझ में नहीं आ पाया मुझे। ठीक है, कि मैंने इस लेसन पढ़े, शायद सोशल SSD में लेसन पढ़े होंगे मैंने, तो मैं एक पढ़ के आ गया कि, लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि नाजीवाद क्या है, तो मैं ये जरूर बताऊं, हिटलर ने नाजीवाद चलाया था, लेकिन एक्चुअल में नाजीवाद क्या है नहीं पता। और आज भी दुनिया के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको सच में नाजीवाद का मतलब पता होगा सर, कि हम इतनी नफरत क्यों करते हैं। आप हिटलर, नाजीवाद मतलब दुनिया में वही श्रेष्ठ है सर, जीने का अधिकार सिर्फ उसी को है, दुनिया में वही जिंदा रहेगा, जो नाजीवाद को फॉलो नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। एक चीज और, हम हिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हैं सर कि यहूदियों को मारा हिटलर ने। मैं नहीं बोलता नहीं मारा, मैं भी बोलता हूं मारा। यहूदियों को मारा, गैस के चैम्बर में मारा। कितने यहूदियों को मारा सर हिटलर ने? लाखों लोगों को मारा। 60 लाख, 60 लाख यहूदियों को मारा। ऊपर नीचे कुछ होंगे जो हिटलर ने मारा। हमने यही सुना है ना सर, हमने ये इसलिए सुना है क्योंकि हमें हिस्ट्री यही पढ़ाई गई है, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि 2.7 करोड़ रशियंस को भी मारा।
आप ये क्यों नहीं बोलते कि रशियंस को भी मारा? आप सिर्फ यहूदियों के ऊपर ही आते हो सर। 2.7 करोड़ रशियंस को भी मारा सर हिटलर ने, लेकिन हम हमेशा बात यहूदियों की करते हैं, हम कभी रशियन की बात ही नहीं करते सर। अच्छा, 1945 के बाद हिटलर की करोड़ों की सेना थी सर, 2 करोड़ की सेना लगभग हिटलर की। और हिटलर के मरने के बाद वो नाजीवाद कहाँ गए सारे के सारे सर? कहाँ है वो नाजीवाद? चलो वो मर गए, वो उनकी उम्र हो गई 1945 के बाद, उम्र के उनके बच्चे, उनके चाचा ताऊ, कुछ ना कुछ, जैसे हम भी हैं तो मेरे भी तो ग्रैंडफादर रहे होंगे सर, मेरे भी कुछ लोग पिताजी तो करते हैं अभी सपोर्ट, सीक्रेटली करते हैं, ओपनली नहीं तो करते। ये जो 4 औरतें बोली ना सर, हाँ। मैंने यही कारण है अच्छा, इनकी यही वो हिस्ट्री 4 चेक है। करना। अगर आप ब्लेज मैथ्रीवेली के ऊपर आते हैं तो 4 औरतों में से एक ब्लेज मैथ्रीवेली, मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सारी दुनिया को जर्मन है औरत। सर इनकी छोटी सी, आज ये दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी में से एक MI6 की चीफ है इनकी फोटो नहीं देखी हमने कभी। सर। इनकी 2 ही फोटो आज तक दुनिया में, हाँ। 2 ही फोटो है। एक फोटो अभी इन्होंने रिलीज करी है विदिन 2 महीने पहले। इससे पहले दुनिया में आज तक किसी भी सीक्रेट एजेंसी के पास इनकी फोटो ही नहीं थी, जबकि ये MI6 की क्यू भी रही है, अब तो सी है लेकिन क्यू भी रही है। व्हाट इज मतलब QNC? इस टाइम MI6 की चीफ है, जो उनकी साइबर यूनिट होती है। हाँ। जो दुनिया, ये साइबर में महारत हासिल है दुनिया के अंदर कि कैसे साइबर, समझ गए आज के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, जो भी मिसाइल अटैक, न्यूक्लियर अटैक, XY, साइबर से उसकी एक चीफ रही है। मतलब आज पूरी MI6 की तो चीफ आपने है। बोला QNC। पहले साइबर की चीफ थी, हाँ। अब पूरी MI6 की चीफ है ना सर। ओके। तो आप मुझे एक चीज बताओ सर, किसी भी जॉब के अंदर चीफ बनने के लिए कितनी उम्र होती है सर? आमतौर पर जैसे आज कोई भी रिटायर हो, सपोज करो कोई स्टेट का DGP बन रहा हो, हाँ। तो मैं कहता हूँ 58 उम्र में वो DGP बनेगा, 60 तक रिटायर हो जाएगा। Right. या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा देश का कोई, तो 58 में बनेगा सर, 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। या हमारे RNW के भी कोई चीफ बनेंगे सर, MI के भी चीफ बनेंगे, IB के भी कोई बनेंगे, NI के भी कोई बनेंगे, तो यही हो सके सर 55-56 साल की उम्र में यही तो होंगे। करेक्ट। तो ब्रिटेन में 100 के 105 साल की हिस्ट्री में ऐसा क्यों कि 48 साल की ब्लेज मैथ्रीवेली को चीफ बना दिया सर? 48 ईयर, इस टाइम शायद हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हो तो 48 ईयर उम्र है उनकी, और काफी टाइम से, जबकि काफी, मतलब 48 साल की एक चीफ बनी MI6। अब आते हैं इनके ग्रैंडफादर के ऊपर। इनके ग्रैंडफादर एक टाइम रशिया के लिए काम करते थे, रशियन के लिए काम करते थे, लेकिन जब वो रशियन के लिए काम करने लगे तो वो अगेंस्ट हो गए रशिया के और नाजीवाद में चले गए, हिटलर के लिए काम करने लग गए। ओके। और इनको पता है, इन्होंने अपनी एक खुद की यूनिट बनाई, उस यूनिट का नाम था द बॉचर ग्रुप। मतलब इनके दादा को नाम ही कसाई, द बॉचर नाम रखा इनके दादा का, पता है इनके दादा का। और इनके दादा ने हजारों रशियन यहूदियों को मरवाया, बात समझ रहे? और जब हिटलर के मरने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए, और ब्लेज मैथ्रीवेली उन्हीं की पोती है। ब्लेज मैथ्रीवेली, फिर इनकी मदर ने शायद दूसरी शादी करी थी, तो ब्लेज मैथ्रीवेली उनके मैथ्रीवेली कास्ट मिला। अब एक क्वेश्चन सर, एक बहुत क्वेश्चन सुनना, दुनिया के अंदर क्या है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने नाजीवाद को खत्म नहीं होने दिया? मेरी बात समझ रहे? जैसे मैंने ब्लेज मैथ्रीवेली एक एग्जांपल बताया आपको, ठीक है, काजा कालस हो गए, जो 4 फीमेल की हिस्ट्री पूरी इस वीडियो में देख लेंगे लोग। तो एक बार पहले नाम बता दीजिए, 4 लोग कौन है? एक अपने यूरोपियन यूनियन की सिस्टम अध्यक्ष है सर, इनके नाम बहुत दवाइयों जैसे होते हैं, मुझे बहुत ही मुश्किल है। तो एक EU की अध्यक्ष है, एक आपने काजा बोला कालस है, MI6 की, एक काजा कालस हो गई अभी, बहुत आजकल यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर थी, आजकल इंडिया बहुत आ रही थी, ठीक है। एक यूक्रेन की इस टाइम एडवाइजर है, ओके, यूक्रेन की एडवाइजर है, तो वो भी। इन 4 वुमेन्स की हिस्ट्री जानोगे, इन सबका कनेक्शन कहां से मिलेगा आपको? जर्मनी के बैकग्राउंड के साथ। नाज़ी जर्मनी। लेकिन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि दुनिया में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को पावर में लेकर आया। तो आज कहानी बताता हूं छोटा सा। होता क्या, आप मेरे दुश्मन हो, यानी कि आप हो मेरे दुश्मन, यानी कि रशिया एक दुश्मन। रशिया किसका दुश्मन? आज पूरी दुनिया को पता है, नाटो का दुश्मन रशिया। एग्जाम्पल के लिए, रशिया को हम डायरेक्ट नहीं खत्म करेंगे, यानी कि मैं आपको डायरेक्ट नहीं खत्म करूंगा, जैसे आप मेरे दुश्मन हो, मैं डायरेक्ट आपको खत्म नहीं करूंगा, प्रॉक्सी के जरिए। लेकिन नहीं, मैं क्या करूंगा पता है? प्रॉक्सी नहीं सर, प्रॉक्सी एक अलग हो गया। मैं उन लोगों को पावर में रखूंगा जो आपसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? कि मैं दुनिया में उनको ढूंढूंगा जो मरने तक आपको खत्म करना चाहेंगे। तो आज दुनिया में रशिया से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है? नाजी सोच। जिनकी नाजी सोच थी वो आज भी रशिया से नफरत करते हैं, क्योंकि रशिया ने ही नाजी खत्म करा पूरा का पूरा, ये पता है। तो उन लोगों को पावर में लेकर आना दुनिया की ब्रिटेन, MI6। और आपको शौक होगा ये जानकर, आपको पता है 2013 तक 1500 लोगों को पेंशन देता था ब्रिटेन, जो नाजीवाद से जुड़े हुए थे। मतलब 2013 की रिपोर्ट है, 2011 या 13 की रिपोर्ट है कि ब्रिटेन उनको तब भी पेंशन देता था। यार, जो
जो ब्रिटेन बोलता है या जो नाटो बोलता है, जो अमेरिका बोलता है कि हम नाजीवाद से नफरत करते हैं, नाजियों से नफरत करते हैं, तो इन 1500 लोगों को पेंशन क्यों? अगर एक नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, 1960 से लेकर 1965 तक नाटो का अध्यक्ष कौन था? वो भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जर्मनी का, हिटलर का राइट हैंड था सर। थोड़े नाम बहुत टफ है तो मेरे से बोला नहीं जा रहा वो नाम। ठीक है, तो जो नाजी जर्मनी वाला जो आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी के लोग टॉप पर बैठे हुए हैं इस वक्त वर्ल्ड में। बैठाया गया है ताकि बैठाया कैसे करके रशिया को खत्म किया जा सके। हाँ। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन इनसे प्यार करता है, अगर ब्रिटेन इनसे तो प्यार वर्ल्ड, तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो रशिया ही है? नहीं नहीं सर, रशिया दुनिया का दुश्मन नहीं है, रशिया दुश्मन है इन नाटो देशों का। तो ब्रिटेन और अमेरिका प्राइमरली प्राइमरी, बिल्कुल 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 इनका दुश्मन सर। क्योंकि इनका दुश्मन क्यों, ये भी पूछो दुश्मन क्यों? ऐसा नहीं है कि रशिया ने इनकी कोई बकरी चुरा रखी है। पता है क्यों? क्योंकि एक छत्र राज अमेरिका का हो, कोई सुपर पावर ना बने। अब ऐसा नहीं है कि रशिया तक रुकेंगे। ऑपरेशन अनथिंकेबल का मकसद क्या है? अनथिंकेबल का मकसद है पहले रशिया को खत्म करना, रशिया के बाद चाइना को खत्म करना, कि चाइना की इकोनॉमी खत्म करना पूरी दुनिया में। तो ऐसा नहीं और कोविड उसका एक अटेम्प्ट था सिर्फ एक, धीरे धीरे जो आज चल रहा है पूरा का पूरा। तो इनका परमानेंट एक दुश्मन ये नहीं होता कि इनका दुश्मन एक खत्म हो गया तो खत्म, इनका दुश्मन चेंज होता है। इसके बाद इनका दुश्मन रशिया भी वो भी आएगा। आप एक छोटा सा उदाहरण सर, अगर आप जितने भी यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आए या कोई भी आई, काजा कैलास आई, या आप जर्मनी के वो देख लीजिए, इंडिया में जो भी जिनका भी विजिट हुआ पिछले 6 महीने के अंदर, उनकी एक ही चीज थी, सबकी एक ही चीज थी कि हम आपके साथ डील करेंगे, आप रशिया के साथ डील मत करो। यार आप तो शुरू में ही ब्लैकमेल कर रहे हो ना सर। तो ट्रम्प ने स्टार्ट भी किया था इसको। ट्रम्प ने, तो हम आप पर कैसे विश्वास करें? एक एग्जांपल के लिए, आप हमें हर चीज इसी चीज पर शर्त पर दे रहे हो कि हम रशिया से दूरियां बना लें, कि इस चीज की क्या गारंटी है कि कल आप अपने वादे में पूरा अब वो करोगे? इसी डोनाल्ड ट्रम्प ने शायद आई थिंक 2020 के अंदर इन्होंने हमें जेट के इंजन देने का वादा किया, वो कब मिले हमें सर? हमें इन्होंने हमें अपाचे हेलीकॉप्टर देने का वादा किया, कब मिले? तो 6 साल तक तो उन्होंने डिले कराया चीजें। तो सिर्फ हमसे इसलिए दोस्ती करना ताकि हम रशिया के साथ क्या करें, दूरी बना रखें। लेकिन फिर भी एक नैरेटिव अभी वर्ल्ड में पता है क्या चल रहा है कि अब लोग अमेरिका से कट रहे हैं, जिससे कि अमेरिका को एक अलग तरीके से दिखाया जाए। स्पेन बोल रहा है कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, इटली बोल रहा है हम नहीं देंगे, फ्रांस बोल रहा है हम अपने युद्धपोत नहीं देंगे, और बाकी सारे लोग अब ठीक है अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखा रहे हैं, सब लोग खुद तैयार हो रहे हैं और कोई भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, अमेरिका अलग हो रहा है। तो ये सही में अलग हो रहा है या ये सिर्फ एक नैरेटिव है? सर ये हमें कौन बोल रहा है सर? अगर उसी फ्रांस से ये पूछो कि आप अमेरिका का साथ नहीं दोगे तो आपके वॉरशिप क्या कर रहे हैं अमेरिका के साथ? अभी तो वो तो बोला नहीं दे रहे हैं, बट दे रहे हैं आप। अरे सर ये साथ में ही ऑपरेशन चल रहा है इनका। ये नाटो एक ही है पूरा का पूरा, ये पूरा एक है। इस नाटो का एक ही काम है, दुनिया के ऊपर प्रेशर लेके आना। अगर इंडिया को प्रेशर देने की किसने कोशिश करी? इसी नाटो ने प्रेशर देने की कोशिश करी ना सर। ये सिर्फ दुनिया को एक दिखाया जा रहा है, चलो आज नहीं दे रहे तो स्पेस 2 मिनट में खत्म हो। अच्छा सर एक बार बताओ कि अमेरिका और ईरान की दूरी कितनी हो गई? बहुत ज्यादा दूरी है ना। तो अगर अमेरिका को अगर ईरान पर हमला करना है तो स्पेस तो इन सब लोगों का ही है, तभी तो अटैक कर रहा है। अगर ये सब लोग कह रहे हैं कि यार हम अपना स्पेस नहीं देंगे, हम अमेरिका से दूरियां कर लें, तो ये तो वॉर कल खत्म हो जाएगा सर। अमेरिका थोड़ा न्यूयॉर्क से मिसाइल भेजेगा सर। तो हर जगह अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं सर। ये सिर्फ दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, इनका काम है दुनिया के अंदर गुमराह करना बस सर। ईरान को पीछे से आप कह रहे थे कि सपोर्ट कर रहा है रशिया और चाइना, तो अगर रशिया ईरान को सपोर्ट करता है तो क्या रशिया के पास एज होगा यूक्रेन को कैप्चर करने का, और वो कर रहा है क्या वॉर में? सर रशिया पावरफुल है सर, बट फिर भी अभी खबर आई है कि यूक्रेन ने उनके बड़े जो फ्यूल सेंटर्स है उस पर अटैक किया है। नहीं सर, ये यूक्रेन ने नहीं सर, सेम फिर नाटो का। अच्छा नाटो सर आप एक चीज सोचो ना सर, 32 देश एक की तरफ से लड़ रहे हैं, वहां तो रशिया अकेला लड़ रहा है ना। मुझे दूसरा देश बता दो जो रशिया को सपोर्ट कर रहा था। सर अकेला रशिया 32 नाटो देशों से लड़ रहा है। चलो उन्होंने फ्यूल टैंक के ऊपर अटैक किया, उसके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी, जकोर्जिया के ऊपर भी कंटिन्यू नाटो ने अटैक किया। तो रशिया को पता था कि ये कहीं ना कहीं जकोर्जिया को न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो इसलिए पहले सबसे पहले रशिया ने क्या किया, जकोर्जिया को अपने कंट्रोल में लिया पूरे के पूरे को। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन अटैक कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर से सपोर्ट हट जाए सर। तो मैं ये बता रहा हूं कि महज 24 घंटे के अंदर रशिया पूरे यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा सर। ईरान की खुफिया एजेंसी कितनी स्ट्रांग है? सर देखो, ईरान की खुफिया एजेंसी के ऊपर हम इतना वो नहीं बोल सकते हैं कि ईरान की खुफिया एजेंसी इतनी हाईली स्ट्रांग हो, लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक में से एक एजेंसी SVR,
अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल रिव्यू पूछो तो मैं बोलूँगा कि दुनिया के अगर आप मुझे टॉप 3 एजेंसीज बोलो तो उनमें से SVR एक है। तो SVR का इस टाइम पूरा का पूरा सपोर्ट किसको है सर? ईरान को। MSS का पूरा सपोर्ट किसका है? चाइना का, ईरान को। तो ईरान को अपनी देखो, ईरान की अगर इंटरनल सिक्योरिटी अपनी इतनी ही स्ट्रांग होती तो मोहसिन फ़कीरज़ादे नहीं मरते, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उसके बाद हानिया नहीं मरते, उनके हमास के जो लीडर को मारा गया। उसके बाद इनके कासिम सुलेमानी को, जिनको एयर ड्रोन में मारा गया, तो नहीं मरते। तो इतनी हाईली इंटेलिजेंस नहीं है उनकी। तो लेकिन अभी इस टाइम दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी का उनको सपोर्ट है। तो अमेरिका के हर टारगेट उनके निशाने में है। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ, ईरान ने अपने एक मिसाइल अटैक करी जो 3500 किलोमीटर तक गई। और वो मिसाइल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उस मिसाइल को हमने 500 किलोमीटर पहले गिरा दिया। चलो, ईरान को भी पता था वो मिसाइल गिर जाएगी, एग्जाम्पल के लिए। ये बात रशिया को, वो मिसाइल क्यों भेजी उन्होंने? वो मिसाइल भेजने का रीजन ये था सर, ईरान ने वो मिसाइल भेजी और पूरे यूरोप को ये मैसेज दे दिया कि तुम गलतफहमी में मत रहना, तुम सब मेरे टारगेट में हो। अगर अमेरिका को किसी ने अपनी स्पेस दी तो मैं उसे टारगेट कर दूंगा। तो कभी भी कोई देश जानबूझ के अपनी पावर को दिखाने का तरीका ये भी होता है सर कि तुम लोग मेरे रेंज में हो। मिसफायर करके भी अपनी ताकत दिखाई है उसने कि तुम, चलो मेरी मिसाइल वहां तक नहीं पहुंची लेकिन तुम तक पहुंच जाएगी, तुम बगल में ही हो मेरे, तो अपनी स्पेस मत देना। ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात आपने बताई जिनको मार दिया, किसने मारा? मोसाद ने मारा या CIA ने मारा? मोसाद ने सर। कैसे मारा, क्या था ये ऑपरेशन? क्या था एक्चुअली? क्या था कि देखो, ईरान को हमेशा न्यूक्लियर के अगेंस्ट तो इजराइल है ही। हाँ। तो फ़कीरज़ादे आई थिंक शायद 27 नवंबर 2020 की बात, आई थिंक 27 नवंबर 2020, थोड़ा डेट ऊपर नीचे होगा। तो जब भी इनके फ़कीरज़ादे अपनी गाड़ी से आए तो इजराइल ने क्या किया था, अपनी एक गाड़ी के ऊपर गन को सेट किया हुआ था, एक हथियार को। उस गाड़ी के ऊपर कोई आदमी नहीं था गन के ऊपर, लेकिन इजराइल की मोसाद के पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन थी कि गाड़ी जब ब्रेकर से जाएगी तो इस गाड़ी के शॉकर कितने ऊपर नीचे होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? पीक डिटेलिंग पे, क्योंकि बिल्कुल उसी ब्रेकर के पास उन्होंने खाली गाड़ी के ऊपर एक गन सेट था कि जब ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी, इस गाड़ी के शॉकर से गाड़ी कितना ऊपर नीचे उठेगी, उठने के बाद जो मोहसिन फ़कीरज़ादे की जो हाइट है, जो सीट में वो बैठते हैं, वो कितना ऊपर नीचे जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो 2000 किलोमीटर दूर से रिमोटली इस गन को ऑपरेट किया। सिर्फ मोहसिन फ़कीरज़ादे मरे, बाकी कोई नहीं मरा सर। अब आप समझ लो इतना प्रिसाइज, इतना ये सटीक। तो ये तो क्या था, सीन क्या था? वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे? वो अपनी गाड़ी से वापस आ रहे थे। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जैसे आप उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर भी कह सकते थे अगर जिंदा रहते ईरान के लिए ना? ईरान के लिए। तो वो आ रहे थे। आते समय उनकी गाड़ी हल्की सी एक ब्रेकर के ऊपर धीरे हुई, स्पीड धीरे हुई। जैसे ही ब्रेकर से क्रॉस हुई उसी टाइम ऑटोमेटिकली गन से फायर होता है, और फायर होने के बाद क्या होता है, मोहसिन फ़कीरज़ादे ऑन द स्पॉट खत्म होता है। लेकिन दूसरी चीज, जिस गाड़ी में बॉम्ब लगा, जिस गाड़ी में गन थी, उस गाड़ी को भी उड़ा देता है मोसाद, कि एविडेंस भी ना मिले करके हमेशा। तो इस तरह से उनको टारगेट किया गया था दूसरी गाड़ी से इनकी गाड़ी को, और वो गाड़ी पैरेलल चल रही थी? नहीं, वो खड़ी थी, सिर्फ खड़ी थी। अच्छा, और वो गाड़ी सिर्फ खड़ी थी, वो एकदम टाइमिंग पे खड़ी थी बिल्कुल। उसको रिमोटली ऑपरेट कर रहा था मोसाद, उसको 2000 किलोमीटर दूर से सब कुछ वॉच कर रहा था, और 2000 किलोमीटर दूर से ही रिमोटली। लोग इसमें कंफ्यूज ना होना कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं, सर 2000 किलोमीटर गोली कैसे चलेगी? गोली नहीं चली भाई 2000 किलोमीटर, गन वहीं पर साइड थी, लेकिन उस गन को 2000 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया गया था, गन को, जो मोहसिन फ़कीरज़ादे को डायरेक्ट हिट हुई और ऑन द स्पॉट मर गए सर वहीं पर। तो क्या बोला जाता है इसमें, कितनी प्लानिंग लगी थी? क्योंकि ये मोमेंट का वेट करना सर, उस पर कितनी गाड़ियां चलाई होंगी, ऐसा नहीं है। मोसाद ने उतना ही एक ब्रेकर बनाया होगा, उस ब्रेकर की एक हाइट नापी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके ऊपर से मोहसिन फ़कीरज़ादे के ही वेट के एक आदमी को बैठाया होगा एग्जाम्पल के लिए, और उसकी हाइट के आदमी को बैठाया होगा, उनके ऊपर पूरा रिहर्सल किया होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कितना रिहर्सल किया होगा, क्योंकि अगर ये टारगेट मिस हो जाएगा तो शायद दोबारा मोहसिन फ़कीरज़ादे को टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पाई की दुनिया के अंदर मौका एक ही मिलता है सर। ठीक है, तो ये उनका पहला था। उसी साल में उन्होंने सेम ईयर के अंदर उन्होंने हानिया को भी, इस्माइल हानिया को भी टारगेट किया, जो एक्सप्लोजन ब्लास्ट करके मारा। करेक्ट। और उसी मतलब उससे पहले वो क्या कहते हैं, अपने एयर ड्रोन में उनके एक मेजर जनरल को भी मारा उन्होंने, कासिम सुलेमानी को भी, ड्रोन हमले से। तो मोसाद का, लेकिन अब वही मोसाद इस टाइम, बता दो, वही मोसाद इस टाइम दुनिया की नज़रों में, चाहे वही मोसाद हो, वही CIA हो, अब क्यों नहीं कर पा रहा टारगेट एक? क्योंकि आज क्या है, आज MSS और SVR साथ में है, साथ में ईरान के हैं, ईरान के साथ में है सर। ठीक है। हाँ, ब्लैक ऑप्स, राणा भाई ब्लैक ऑप्स में रहे हैं काफी अरसा, और ट्रेनिंग है इन्हें भी, अमेरिकन ब्लैक ऑप्स।
झूठ बोलो और बोलो। कुछ भी नहीं है यार, शरीफ आदमी है, ना उठवा देना हाँ। कहीं। चलें जी, बताएं जी एजेंसी के बारे में। एजेंसी के बारे में भाई इंफॉर्मेशन जो है लकी बेस जो है वो दे रहे हैं। हम फर्स्ट पार्ट किया हुआ, जिन्होंने नहीं देखा फर्स्ट पार्ट देख लें जाके, और ये सेकंड पार्ट है। और साइकोलॉजिकल वॉर जो है मतलब किस तरह तबाह करती है कंट्रीज को। और वो उन्होंने अमेरिका के बीच में इस चीज़ को जिक्र किया। सबको यही लग रहा था कि फ्लांट लैब जो है वो चाइना में थी, और वहाँ से कोरोना वायरस जो है वो उसका इम्पैक्ट हुआ, उसका कहने के जन्म हुआ वहाँ से, और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। सब लोग जो हैं चाइनीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इन दैट टाइम कि जब वो कोरोना चल रहा था। लोगों ने कहा कि इनकी बकवासियात की वजह से पता नहीं ये क्या-क्या खाते रहते हैं, इनकी वजह से ये वायरस फैल गया और ये और वो। मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही थी। तो बेसिकली कर कौन रहा था? अमेरिका कर रहा था। डाउट था सबके पास, और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के उस वक़्त की क्लिप आप चला के देख लें, वो किस तरह रिएक्ट कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो क्या बात कर रहे थे, उससे पता चल जाएगा। अब मीडिया को बीच में वो लेके आए हैं कि भई उन्होंने बात ठीक की है एक नज़रिए के साथ अगर देखा जाए। इन मैं अपने ऊपर उस बात को लूँ, भाई मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को क्रिएट करूँ बैठ के, कि ये जीत गया, ये हार गया, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इज़राइल ने ये हमला कर दिया, कौन जीता, कौन हारा, वो वाला सिलसिला जो है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है? नॉर्मल व्यक्ति हूँ, नॉर्मल कामों में मसरूफ़ हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा कि मैं एनिमेशन क्रिएट करके एआई के थ्रू जो है प्रॉपर वॉइस ओवर भी करूँ और सारी डिटेल, और ऊपर से एक टैग देना हो ना, उन्होंने ठीक कहा है कि अपनी तस्वीर अपलोड करके एक टैग देना हो ऊपर, या कोई टाइटल देना हो, तो उसमें बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है 10-15 मिनट के, मतलब माइंड ही नहीं उस जगह पे आता कि क्या टाइटल दूँ डिफरेंट सा, एक अट्रैक्टिव, या कुछ शेर लिखना है, कोई पोएट्री मतलब लिखनी है उसके ऊपर, या कुछ करना है, फ़ोटो के हिसाब से मैच करे। उतना टाइम लग जाता है उसमें। तो वो टाइम नहीं होता बंदे के पास कि यार वो उस चीज़ों के ऊपर ध्यान दे। तो मीडिया जो है सर्कुलेट कर रही होती है जो चीज़ें, तो 2 पक्ष जो हैं उन्होंने कहा किस तरह कंट्रीज़ जो है दूसरी कंट्री ना जंग होते हुए भी इन्वॉल्व होती हैं उस चीज़ में। तो उसको उन्होंने दर्शाया एक खाके के थ्रू, उन्होंने एग्ज़ैक्टली सही बताया है। और नो डाउट जी, चीज़ समझ में आती है तो तभी सारे हिलता है एक बार कि हाँ यार, वाक़ई ठीक कह रहा है। और लकी बेस जो है वो वाक़ई तजर्बा है भाई, कि वो ना चाहते हुए भी हम लोग इन्वॉल्व हुए पड़े हैं। उन्होंने कहा इंडिया में नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आप आएँगे तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी आप खड़े होते हैं किसी भी शॉप के ऊपर, तो डिस्कशन जो है यही चल रही होगी, 2 पक्ष जो है वो चल रहे होंगे। तो मैं बेहतर जानता हूँ, यहाँ पे आप खड़े हैं किसी शॉप के ऊपर या गुज़र रहे हैं, किसी से बात करते हैं, तो कोई भी डिस्कशन हो रही होगी तो 2 पक्ष हमेशा आमने-सामने होंगे। जंग यहाँ पे नहीं चल रही, यहाँ पे उसके इम्पैक्ट चल रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है? और ये चीज़ उन्होंने इम्पैक्ट बताया कि ये चीज़ है। और वो 4 औरतें जो हैं उन्होंने मेंशन किया, जो कि तो उस वक़्त के इनके नाम मेडिसिन की तरह हैं और याद नहीं रहते। तो हमें तो भाई बिल्कुल याद नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम जो है दोबारा अगर आते हैं तो एक रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि MI6 तो पूरी दुनिया में जो है ये चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट कर रहा है। और रशियन जो है बीच में उनकी SRV मेरे ख़्याल में बताया, SVR, हुँ। तो वो जो है एजेंसी, अब उनका नाम भी बीच में आया। और इन्होंने मेंशन किया जी कंट्रियाँ कौन सपोर्ट कर रही होती हैं, किस तरह सपोर्ट करती हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। वो सबके सामने है कि हमने वीडियो में कहा बहुत बार कि हमें लगता है कि ईरान इतना बड़ा जो है लंबा लेकर इसका जंग को नहीं चल सकता था। क्यों, किस तरह, कौन सपोर्ट कर रहा है? तो भाई पीछे रशिया और जो है चाइना थे। उधर अब जंग इसी खित्ते की है और इसी खित्ते में हम भी रहते हैं, इंडिया भी है। डिस्कशन तो भाई लेकर होता है, क्योंकि अपना घर अपनी होता है, अपनी जगह होती है, और आप किसी को नहीं दे सकते, ना चाहते हैं कि आपकी जगह के ऊपर कोई कब्ज़ा करे और होल्ड करे। इस वक़्त भाई अगर अमेरिका, इज़राइल जो है वो ज़ोर लगा रहे हैं ना, इधर आने की और इम्पैक्ट डालने की, ऑलमोस्ट आया हुआ था, क्योंकि अरब ममालिक के थ्रू उन्होंने जो अड्डे क्रिएट किए हुए थे, वो आया हुआ था। वो चाह रहा था बस 2-3 जो रह गए हैं ना, इनको होल्ड करे, इंडिया, चाइना, रशिया, और ये उन्होंने होल्ड का पाकिस्तान में तो ऑलरेडी वो पहले बैठा हुआ है। उस नज़रिए को तो आप वो रहने दें उस पॉइंट को, तो मैं भी मेंशन नहीं करूँगा। लेकिन
भाई वो इधर आना चाहता था। ऑन अदर हैंड जो तीनों मैंने नाम नाम लिए हैं इधर भाई, वो तीनों चाह रहे हैं कि भाई हम ही इस युद्ध को होल्ड करें, ठीक है ना? और हम ही यहाँ पे वर्ल्ड पावर जो है वो कहलाएं। इन तीनों का वो जो है वो जोर और दबदबाव चल रहा है, रशिया, चाइना और इंडिया। तो भाई इंडिया तो कह रहा था कि उभरती हुई इकॉनमी है, नो डाउट ऊपर आ रहा है, और ये अमेरिका को नजर आ रहा था। चाइना ऑलरेडी आंखें दिखा रहा था कब से, ये अब की सिचुएशन नहीं है, कब से दिखा रहा है। और रशिया तो बिल्कुल ही भाई कह लें कि बागी है टोटल। तो भाई ये सिचुएशन चल रही थी और अमेरिका आना चाह रहा था, और उनको एक मोहरा मिल गया कि भाई इससे ना सही उससे। वो हमने वीडियो की थी नितेश की, तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले सोना उन्होंने लेना था, डॉलर जो है वो नीचे जा रहा था उसके थ्रू, फिर उन्होंने कहा कोई और चीज़ होनी चाहिए, फिर ऑयल के ऊपर आए, फिर वेनेज़ुएला का जो कब्जा किया, ठीक है ना? और उनको पता था कि आने वाले वक्त में स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जो है वो उसको क्लोज किया जाएगा, ये सारी सिचुएशन होगी। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बाकी सब तो है, हमारे घर में सामान की जो ज़रूरत होगी उसमें वो चीज़ जो आती है वो ऑयल है। तो भाई ये हमारे पास काम होगा, ठीक है ना? और इसको पूरा करो। तो इसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान तैयार किया, पहले वेनेज़ुएला को होल्ड किया। उन्होंने कहा कि पता नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 168 ईयर उन्होंने मेंशन किया था मेरे ख्याल में। इतने जो है वो पूरी कर सकता है खपत जो है इंडिया की, वो इंडिया को मेंशन किया, इंडिया की जितनी इंडिया आबादी की की, तो आबादी। अमेरिका की तो आबादी है 40 करोड़ है। तो मतलब वो जो है उस हिसाब से उन्होंने बताया कहाँ जाती है यार। तो मतलब एक प्लान तैयार फिर किया तो गया। 200-300 साल से भी ऊपर जो है हाँ, निकाल जाएगा तो उनका। एक प्लान था, एक कह लें कि कहाँ पे सेटअप होता है, कहाँ से चलता है। शायद आपको याद हो, आपको भी याद हो कि यार एक वीडियो में मेंशन किया गया था, इनकी वीडियो थी मुझे या तो किसी ये नहीं और की। याद रहता कि सुबह क्या खाया था। हो सकता है तुम्हारे ज़हन में आ जाए कि वाशिंगटन डीसी जो है, और वहाँ पे उन्होंने कहा जी रात के वक़्त जो है बड़े पिज़्ज़े मँगवाए जा रहे थे। हमें वीडियो में थोड़ा-सा हाँ, कि इतने पिज़्ज़े जो है नहीं मँगाए गए, इतनी कॉफ़ीज़ जो है वो नहीं मँगाई गई। इतने ऑर्डर हुए वहाँ पे कि एकदम से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक वबाल मच गया, हैशटैग चलना शुरू हो गए, इतनी कॉफ़ी और इतने पिज़्ज़े जा रहे हैं वहाँ पे। मतलब मीटिंग तो हो रही थी। मतलब कुछ ना कुछ चल रहा था भाई, और ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे चल रहा हो, कहीं और चल रहा हो, वो होल्ड कर रहे हो उस चीज़ को, वो भी उसमें इन्वॉल्व हों। तो वो चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही थी ऑलरेडी, प्लान बन रहे थे कि किस तरह हमने होल्ड करना है वेनेज़ुएला के ऊपर, कि हमारी वो खपत जो है मुकम्मल हो जाए ऑयल की, हमें परेशानी ना हो। क्योंकि आने वाले वक़्त में हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो भाई ये रुकने वाला है, और उनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग मोरा जो होगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ होगा, उसको वो ब्लॉक करेंगे, और वो कर सकता है और वो करेगा, और फिर सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम अपनी बात रख सकेंगे उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑयल होगा, हम अपना होल्ड कर सकते हैं। जिन कंट्रियों के पास नहीं था, आपको पता है उनके साथ क्या हुआ है। उनमें पाकिस्तान भी आता है, पाकिस्तान के पास तो चलो पैसे नहीं थे थोड़ी देर बाद, लेकिन इंडिया जो है उसके लिए भी मुश्किल हो रही थी, दूसरी कंट्रीज जो है उनके लिए भी मुश्किल हो रही थी, और कह रहे थे खोलो यार इनको, बस करो अब, जो कुछ हो गया। हमें तो भाई हमारी चीजें जो है, अब अमेरिका आराम से बैठा हुआ था, उसे कोई लेना देना नहीं था कि वहां पे क्या चल रहा है। ये सारी सिचुएशन क्रिएट होनी थी। अब MI6 जो है वो भाई अमेरिका ने उसके ऊपर मूवी भी क्रिएट की है, लेकिन वो मूवी भी एजेंट्स और क्या लें कि एजेंसीज जो हैं चलती हैं अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडर कवर चलती हैं, उनके ऊपर है। टॉम क्रूज़ की है, उसके 6-7 पार्ट जो हैं उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। उसको मिशन इम्पॉसिबल नाम दिया हुआ है, MI फर्स्ट आया था, सेकंड, थर्ड, 6 वो पार्ट आते रहे हैं, उसके सीक्वल आते रहे हैं। तो ये तो ब्रिटेन है भाई, तो हो सकता है वो डिफरेंट दिखाते हैं, लेकिन एजेंसी चीज़ दिखा रही है कि किस तरह काम करती हैं, अंडरग्राउंड और अंडर कवर जो है, वो किस तरह अपना इम्पैक्ट जो है वो डालती हैं। इनका कह लें कि सोचने का नज़रिया जो है, वो भाई डिफरेंट है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो क कभी-कभार चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ होता है, लेकिन इनका नहीं है, इनका माइंडसेट क्लियर है, हर चीज़ को लेकर, कि कौन कहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा था, ठीक है? और कहाँ पे कौन-सी एजेंसी जो है इन्वॉल्व थी, वो किसको उस वक़्त सपोर्ट कर रही थी, अब किसको कर रही है। इनके पास एक-एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, जैसे वो महिला जो है उसकी तस्वीर इन्होंने दिखाई, उन्होंने कहा कि MI6 की चीफ़ ही हैं। लेकिन पहले जो है वो मेरे ख़्याल में ग्लोबल चीफ़ रही हैं, क्या उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा कि वो तस्वीर पुरानी थी, नाउ ऑन ये 2 महीने पहले आई है। इनको डेट भी पता है। इनका ध्यान होता है कि एजेंसी में कौन से बंदे काम कर रहे हैं, कौन-सी पोस्ट के ऊपर है, पहले कहाँ पे थे, अब कहाँ पे हैं। तो इनको ध्यान रखना पड़ता है भाई, इनको अपना इम्पैक्ट जो है वो भी देखना होता है कि हमारे ऊपर वो चीज़ों का इम्पैक्ट ना आए। लेकिन ये है कि इन्होंने डिटेल दी, और एट द एंड
कह लें कि जिस मर्डर का ज़िक्र हुआ, वो जिस तरह उसको मारा गया, भाई एक लगता है कि मूवी का सीन ही है। और जो कह रहे हैं कि उन्होंने एट द एंड इन्होंने मेंशन किया थोड़ी डिटेल में, तो वाक़ई ही मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो पूरा एक रिहर्सल किया जाता है उसको रिपीट बाय रिपीट, और पता नहीं कितनी बार किया होगा क्योंकि इतने सटीक तरीके से। और क्योंकि स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी कितनी स्पीड पे आ रही होगी, नोबडी नोज़। उस वक़्त किस तरह गाड़ी तेज़ चला रहा होगा, स्लो चला रहा होगा, ज़्यादा स्पीड के ऊपर ब्रेक लगती है तो वो कितना ऊपर होता है, कितना नीचे होता है, ठीक है ना? वो गाड़ी का मॉडल, वो उसका जो है स्पीड ब्रेकर, उसकी हाइट, गाड़ी कितनी हाइट के ऊपर जाएगी, सारी सिचुएशन देखने के बाद जो है 2000 किलोमीटर दूर से बैठ के उसको जो है क्लिक किया गया। ज़बरदस्त यार। बिल्कुल जी, खतरनाक टेक्नोलॉजी है दुनिया में भाई अब तो। तो ख़ैर वही साइकोलॉजिकल जो वार है वही कोरोना के दफ़ा भी जो है फैलाई गई थी कि कोरोना आ गया जी। बड़ा मतलब कि पैनिक फैलाया गया उस चीज़ को लेके और ये अमेरिका की तरफ से किया गया। उस वक़्त भी न्यूज़ सुनता था तो चाइना वाले यही कहते थे कि ये अमेरिका ने ही किया है, हमने नहीं किया। तो ट्रम्प भी जो है वो भी बीच में कहता था कि कुछ नहीं है ये कुछ नहीं, पहले मानता ही नहीं होता था। क्योंकि मैंने उस वक़्त न्यूज़ सुनी थी, मेरे ज़हन में आ गई सारी जब उन्होंने बात की तो ट्रम्प वाक़ई नहीं था मानता उस वक़्त कोरोना को। तो वो उसके खिलाफ खड़ा होता था। लेकिन बाद में ज़ाहिर है उस पे प्रेशर डाला गया सारा कुछ, वो फिर वैक्सीन वाला सिस्टम शुरू हुआ। फिर वैक्सीन ज़ाहिर है कट उसको भी दिया होगा बीच में से। हुँ। तो ये सारी सीन चला है। और ये नहीं कह सकते कि कोरोना का वायरस नहीं था। कोरोना का वायरस था लेकिन इतनी हाइप क्रिएट करना और फिर वैक्सीन, एक डर का माहौल पैदा करना, वो चीज़ें जो है वो मीडिया ने काम किया। तो मीडिया को एक जगह बुलाया गया जो इन्होंने बताया, और उसके अलावा 4 जो इस जंग में जो है दुनिया को कंट्रोल करने वाली 4 औरतों के बारे में इन्होंने बताया। एक MI6 की चीफ़ हैं जो कि पहले साइबर की चीफ़ थी, फिर बाद में MI पूरे 6 की जो है वो चीफ़ हो गई। उसके अलावा जो है यूएन की सेक्रेटरी है कोई, उसकी बात की गई। उसके अलावा यूक्रेन में जो है वो एक सेक्रेटरी है शायद, उसकी हुँ। एडवाइज़र हैं, उनकी बात की गई। और एक जो है अपना किधर की थी, यूएन की थी एक, MI6 की थी तो, और एक दूसरी थी, एक पता नहीं अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि वो कौन थी। CIA की होगी, अमेरिका ना? शायद अमेरिका की हो कोई, अमेरिका में मतलब मुझे ज़हन में नहीं है। ख़ैर वो 4 औरतों के बारे में इन्होंने अलग से एक वीडियो क्रिएट की हुई है। मैंने अभी वीडियो वो भी नहीं देखी। तो लेकिन ये है कि वो कंट्रोल कर रही हैं और दुनिया में ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। उनके लिए ये कोई सीमाएँ नहीं है, हमारे लिए सीमाएँ हैं, इन आम लोगों के लिए, हमारे लगी लिए। क्योंकि एक बंदा जो है ना वो रहा है एक किस्म का एजेंट, स्पाई रहा है, एजेंट रहा है। तो स्नाइपर रहा है, उसको पता है कि क्या-क्या सूरत-ए-हाल हो रही हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या दुनिया के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुफिया एजेंसी में जो है वो काम करते रहे हैं, तो उनको पता है। तो उनके लिए ये चीज़ें नई नहीं हैं, तो वो और नज़रिए से सोचते हैं, हम और नज़रिए से सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आम बंदा किसी और नज़रिए से सोचेगा, आम बंदा किसी और नज़रिए से देखेगा, लेकिन जो इंटेलिजेंस ने काम किया होगा या रहा होगा या होगा, वो एक अलग नज़रिए से देखेगा उस चीज़ को। वो अलग नज़रिए से सोचेगा उस चीज़ को। वो बार्टर-शार्टर नहीं देखेगा, वो देखेगा कि कैसे ये सारा कुछ कंट्रोल करना है, क्या नहीं करना। तो वो ये चीज़ें जो हैं ये बता रहे थे। और उसके बाद हिटलर की इन्होंने मिसाल दी है, और हिटलर ने जो है वो यहूदी जो है 60 लाख मारे, लेकिन रशिया का कोई भी ज़िक्र नहीं करता कि 2.5 करोड़ जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ जो है रशियन को जो मारा गया। यकीन करें, मैंने पहली दफ़ा सुना है। मुझे नहीं था पता कि रशियन को भी मारा गया। हमने जब भी सुना हिटलर ने यहूदियों को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की, यहूदियों को मारने की कोशिश की। लेकिन आज पता चला कि रशियन को जो है वो 2.5 करोड़ रशियन जो है वो भी मारे गए बीच में। और फिर रशिया ने ही उस नाज़ियस का जो है वो ख़ात्मा किया, और वही ख़ातून जो हैं वो उन्हीं नाज़ियों से हैं, और नाटो भी उन्हीं से है। तो जिसकी वजह से वो सोच, वो सारा नज़रिया जो है वो रह गया और रशिया के खिलाफ है। रशिया इसीलिए नाटो के खिलाफ है, और नाटो के खिलाफ जब रशिया होगा, तो वो ये सारी चीज़ें मतलब कि हर कि जो नाटो के खिलाफ होगा, जो अमेरिका के खिलाफ होगा, ब्रिटेन के खिलाफ होगा, उसको सपोर्ट करेगा रशिया, बैक पे होगा। चाइना भी है। उसके बाद चाइना तो ख़ैर अपने फ़ायदे देखता है सिर्फ़, कि इस खित्ते से अमेरिका निकलेगा तो हम अपना फ़ायदा देखेंगे, लेकिन रशिया का जो असल जंग रशिया की है वो नाटो से है।
रशिया का हमने पहले भी सुना था कि जी वो मैंने सुना था क्योंकि वीडियो में जहाँ पे ज़िक्र नहीं हुआ था, मैंने पहले शायद ज़िक्र किया था कि इज़राइल के खिलाफ रशिया इतना खुल के नहीं जाता, ना ही जाएगा। क्योंकि अब समझ आ रही है कोई थोड़ी-थोड़ी ना बात, क्योंकि वही बात के नज़रिया और होता है सोचने का उनका, तो वो अभी जो है वो थोड़ी-थोड़ी ये समझ आ रही है कि जब ये सारा कुछ हुआ था, हिटलर ने यहूदी मारे थे 60 लाख, 7 ढाई करोड़ जो है वो रशियन भी मारे थे। तो रशियन जो हैं वो भी मरे और इज़राइली मतलब यहूदी भी मरे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इज़राइल के खिलाफ जो है वो रशिया खुल के इस तरह सामने नहीं आता, ना ही मैंने देखा है। लेकिन नाटो के खिलाफ रशिया खुल के सामने आता है। और दूसरा ये है कि 20 लाख यहूदी जो अभी इज़राइल में मेरे ख़्याल में वो रशियन के सिटिज़न थे। तो इसलिए जो है वो क्योंकि ज़ाहिर है जो बचे होंगे उस वक़्त यहूदी तो वो रशिया में गए होंगे क्योंकि रशिया भी विक्टिम था। तो हो सकता है रशिया में भी जो है वो रशिया से फिर वो इज़राइल गए। तो इसलिए मेरे ख़्याल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है इज़राइल के लिए रशिया। लेकिन नाटो के लिए उसका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, अमेरिका के लिए उसका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उनके वो खिलाफ है। उनका तो जो है वो समझ लें कि कट्टर खिलाफ है उनके। और इसलिए जो है वो ये कोई मौका रशिया की ज़ाहिर है उसको इंटेलिजेंस जो है फराहम कर रही है ईरान को, वो रशिया और चाइना की कर रही है एजेंसीज़। क्योंकि ईरान की एजेंसी इतनी पावरफुल नहीं है। ईरान को अब पता है कि कहाँ-कहाँ टारगेट है सारे। क्योंकि उसको सारे टारगेट जो है पीछे से ईरान और सॉरी चाइना और रशिया जो है वो फराहम कर रहा है। एग्ज़ैक्ट और सैटेलाइट भी जो है वो सारी रिसाई जो है वो सब कुछ जो है वो फराहम कर रहा है। लॉन्ग रेंज जो है वो मिसाइल हैं वो भी रशिया और सॉरी चाइना जो है वो दे रहा है। बाकी ईरान के पास भी अपने मिसाइल हैं, 2500 मीटर तक हमने किलोमीटर तक हमने देखा था, लेकिन वो 3500 किलोमीटर वाला जो ज़िक्र हो रहा है, वो मेरे ख़्याल में वो रशिया या चाइना में से किसी ने दिया होगा एक टेस्ट, एक बताने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए कि हम आप पे भी हमला कर सकते हैं, हमारे पास ये भी इतने रेंज के भी हैं। तो ये बताने के लिए ही होता है। तो यही चीज़ें का ज़िक्र हुआ बीच में और वो कत्ल का जो है वो ज़िक्र हुआ। बहरहाल जी इनकी बातें इंटरेस्टिंग होती हैं, इनके सोचने का नज़रिया बहुत अलग है, हमसे बहुत ऊपर है भाई। हमारा तो कुछ भी नहीं है नज़रिया इस चीज़ को हुँ, देखने का, किसी चीज़ को भी देखने का। हुँ, आम बिल्कुल। बंदे का, कोई भी आम बंदा हो। सारी खबरें ही हैरान-कुन हैं इन सब के बारे में इतनी डिटेल जो है वो पता ही नहीं था। हम भी शुरू से लेकर आज तक चाइना को ही कसूरवार मानते रहे, हम भी यही चाहते हैं समझते रहे हैं कि ये चाइना की एक बड़ी चाल है कि अपना बिज़नेस जो है वो चमकाने के लिए, अपनी वैक्सीन बेचने के लिए, मास्क वगैरह ये सारी एक बड़ी संख्या में जो बिज़नेसमैन लोग हैं, वो एक बिज़नेस करने के लिए उन्होंने ये पॉइंट जो है वो चूज़ किया कि उसमें कोरोना वायरस एक निकाला। तो ये चीज़ें हमें लग रही थी कि चाइना ने किया, लेकिन भई इन सब चीज़ों के पीछे हाथ जो है वो यूएसए का होता है और दुनिया में जितनी भी जंगें चल रही हैं, उनके पीछे किसका हाथ है? वो MI6 का। और देख लें कि कितना साइलेंट प्लेयर है, कितनी वो खामोशी से खेल रहा है कि कभी किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं है, कि कभी किसी ने सुना ही नहीं है कि MI6 जो है, वो भी कोई एजेंसी है। ब्रिटेन जो है वो अमन का, वैसे कह लें कि अक़वाम मुत्तहिदा बना के बैठा हुआ है वो, अमन का कंट्री माना जाता है और सारी दुनिया जो है वो उसको जाके कंप्लेन करती है। जो भी कोई कंप्लेन होती है तो वो कहते हैं जी यूएनए में लेके जाएँ जी, वहाँ पे जाके बताएँ जी कि ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी दुनिया का जो माहौल है ना, वो ख़राब करने वाले ही जो है वो MI6 है। और MI6 जो है वो किसकी एजेंसी है? वो यूके की एजेंसी है, ब्रिटेन की एजेंसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी हैरान-कुन थी। और 4 वो औरतें जो दिखाई गई हैं, वो दिखाई गई हैं जी कि ये नाज़ीवाद एक जो कह लें कि कबीला था या जो भी था, उसी में से आती हैं जिन्होंने बहुत सारे यहूदियों को भी मारा और रशियन को भी मारा और आज भी उनकी वही सोच जो है वो चल रही है। तो उसी सोच को लेकर वो दुनिया में अमन और शांति जो है वो नहीं होने दे रहे। एक बात जो इन्होंने बताई है ना, वो बड़ी हैरान-कुन बात बताई है कि पूरी दुनिया के मीडिया को कंट्रोल करने वाला भी कोई इस दुनिया में मौजूद है। जिसके कहने पे पूरी दुनिया का मीडिया चलता है, जब वो कहते हैं कि इस तरह से करना है तो उसी तरह से होता है। तो इस तरह के मामलात भी चल रहे हैं दुनिया में। ये भी हमने फर्स्ट टाइम ही सुना है। कि भई वो यूएसए है, जो एक ही टाइम पे बुला के तो उसने पूरी दुनिया को कहा कि आपने जो कोरोना वायरस है, उसको लेकर एक तरह की न्यूज़ जो है वो चलानी। तो वाक़ई एक तरह की न्यूज़ चली, हर कंट्री में जो है वो दहशत, हर कंट्री में जो है वो खौफ फैलाया गया कि हर कंट्री में यही
नैरेटिव जो है वो शो किया गया कि वैक्सीन जो है वो लगवाना ज़रूरी है। वरना अगर आप नहीं लगवाएँगे, आपके सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएँगे। एक डर का माहौल जो है वो भी बनाया गया। तो इस तरह से ब्लैकमेल करके जो है वो अपना बिज़नेस करने में वो कामयाब हुए हैं और पीछे बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ बैठी हुई थी, बड़ी-बड़ी जो लोग बैठे हुए थे जिनका ये सारा बिज़नेस था, उन्होंने ट्रम्प को भी प्रेशराइज़ करवा के अपनी बातें मनवाई हैं। तो इस तरह से ये पूरी दुनिया का माहौल जो है ना वो चलता है और हम तो कह रहे हैं कि उधर ईरान ट्रम्प जो है वो नहीं मानता था ना कोरोना को, इधर हाँ, इमरान खान इतना नहीं मानता था कोरोना को। हाँ, और बाद में वो भी लॉकडाउन माने। फुल लॉकडाउन नहीं प्रेशर आ जी, जाता है ना बिल्कुल। भाई। हुँ। प्रेशर जब आता है तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। हाँ, तो इमरान खान ने शुरू-शुरू में थोड़ी बहुत गुंजाइश दी लेकिन गुंजाइश बाद देना में चाहता था वो। हाँ, वो नहीं लगाना चाहता था लॉकडाउन। बिल्कुल, लेकिन बाद में उसको भी बातें जो हैं वो माननी पड़ी हैं। जो बात इन्होंने की है ना बिल्कुल सही बात है कि यूएसए जो है और उसके बाद जो इज़राइल है, जितने भी ईरान में उन्होंने ऑपरेशन किए हैं क्योंकि मोसाद जो है ना वो एक बहुत बड़ी कह लें कि तेज़ तरीन एजेंसी है, इंटेलिजेंट भी वो बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी में ज़ाहिर-सी बात है महारत रखते हैं और साइबर जो कह लें कि एक वार होता है उसमें वो बड़े एक्सपर्ट भी हैं। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन अभी वो फ़ायदा नहीं उठा रहे। अभी देख लें कि कोई भी बड़ा जो लीडर है ना ईरान का, वो उसको मारने में कामयाब नहीं हो रहे। तो इसके पीछे हाथ इन्होंने बताया कि भई रशिया और चाइना जो है, वो दोनों मैदान में आ चुके हैं और दोनों पूरी तरह से इंटेलिजेंस जो है वो फ़राहम भी कर रहे हैं और डिफेंस के मामले में भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, वरना इतनी लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल जो हैं वो ईरान के पास कहाँ से आ जाने हैं, जो 3500 किलोमीटर तक चला है। और दूसरी तरफ चाल एक दुनिया की बहुत बड़ी चल रही है और वो नाटो जो है वो खेल रहा है गेम कि हमें भी लग रहा है कि देखें जी कि कोई भी यूरोपियन कंट्री जो है वो यूएसए के तो साथ ही नहीं खड़ा। दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि यूएसए जो है वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। लेकिन वो इन्होंने बताया कि भई अगर वो साथ खड़े होते हैं तो उनको ये था कि ईरान उनके ऊपर भी हमला क्योंकि ईरान ने ये बोला हुआ है कि जो यूएसए का साथ देगा, जो ओपन होकर, जो खुलकर जो है वो अपनी एयर बेस यूज़ करने देगा, हम उसके ऊपर हमला करेंगे। नाटो जो है, उसने जो पूरी तरह से मदद भी कर ली और अपने आप को ईरान से सेफ भी रख लिया। अब अरब कंट्रीज़ की बात करें, वो खुल के सामने आए, उन्होंने एयरबेस अपने यूज़ करने दिए हैं, तो उनके ऊपर हमले हुए, लेकिन किसी भी यूरोपियन कंट्री के ऊपर हमला नहीं हुआ। तो ये वजूहात थी अपने आप को छुपा के रखने की। और अगर वो ना छुपाते ना, तो रशिया और चाइना खुल के आ जाता। हाँ। वर्ल्ड वॉर 3 और होने का खतरा दूसरी होता है। बात ये है कि कहीं न कहीं ईरान को इस बात का पता चल गया था कि नाटो जो है वो साथ दे रही है क्योंकि पहले ईरान ने कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया कि भई दूसरे कंट्री के जो जहाज़ हैं हम गुज़रने देंगे। लेकिन बाद में एकदम से ये जो स्टेटमेंट आना ईरान का कि भई हम किसी कंट्री को इजाज़त नहीं देते। तो वो क्या था वो इन्फॉर्मेशन जो थी, वो इंटेलिजेंस जो फ़राहम की गई थी वो रशिया और चाइना की तरफ से थी। कि भई जो तुम समझ रहे हो ना कि ये नाटो वाले जो लोग हैं, ये बिल्कुल खामोश हैं और ये साथ उसका नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं है, ये साथ दे रहे हैं। इस वजह से स्टेट ऑफ हार्मोस जो है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। तो ये हमारा यही ओपिनियन है और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा। तब तक के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।